हेलो बच्चों, आज के अपनी इस वीडियो में या आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर का हम नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। नरेशन नरेशन कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। क्या होता है बच्चों? कथन। वैसे आजकल इसका नाम आगे बता दूंगा, नया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से इस टॉपिक को 10th बोर्ड में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम आपको बता रहे हैं नरेशन। तो सर्वप्रथम नरेशन यानी कथन। कथन क्या होता है? सीधी सी बात है, कोई भी जो बात कही जाए वही कथन होता है। अर्थात मुंह से निकले हुए शब्दों से जुड़ करके जो एक वाक्य तैयार होता है वह कथन होता है। जैसे मैं कह दूं कि आई एम रीडिंग नाउ, अब मैं पढ़ रहा हूं, क्या है? ये कथन है। अब मैं पढ़ रहा हूं। या आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो क्या है? ये कथन है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या है? कथन है। यानी मुंह से निकले हुए शब्दों को मिला करके जो एक वाक्य तैयार होता है वो होता है कथन। आ गया होगा समझ में? नरेशन का मतलब होता है कथन, अर्थात कोई भी कही हुई बात क्या कहलाती है? कथन कहलाती है। कथन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, और नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। देखो बच्चों, कथन आ गया आपकी समझ में। कथन क्या होता है? कोई भी जो मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं जिनको मिलाकर के एक वाक्य तैयार होता है वो कथन कहलाता है। कथन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब आप सभी जानते हो, सीधा सीधा कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है बदला हुआ, परिवर्तन किया हुआ कथन। आ गया समझ में? देखो, तो डायरेक्ट नरेशन है सबसे पहले हमारा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जब श्रोता, श्रोता कहते हैं लिसनर, वक्ता यानी बोलने वाला जिसको कहते हैं अपन स्पीकर। जब श्रोता यानी जब लिसनर, वक्ता यानी स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देता है, ज्यों का त्यों कह देता है, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी बात को कहने के लिए एक तो कहने वाला चाहिए और दूसरा सुनने वाला चाहिए। आ गया समझ में? जब श्रोता यानी लिसनर, वक्ता यानी स्पीकर के शब्दों को, यानी वक्ता ने जैसे शब्दों को बोला, श्रोता ने उनको ऐसे कैसे ही दूसरे के सामने कह दिया, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन यानी सीधा कथन। ठीक है बच्चों, जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, ही सेज टू मी इनवर्टेड कॉमा I am
रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस है। ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक। अभी अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट नरेशन की, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन आपकी समझ में आ गया, यानी जब श्रोता वक्ता के शब्दों को बिना कोई परिवर्तन किए ज्यों का त्यों कह देता है, उसे हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट नरेशन है, इसमें देखो हमें दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहां से यहां तक, दूसरा ये है इन्वर्टेड कोमा, और एक है यहां से यहां। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं बच्चों? इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कोमा ये रहा, इसके बाहर वाला भाग, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला भाग। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को हम आरवी क्या कहते हैं बच्चों? आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी की फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट आता है आपके लिए, डायरेक्ट के सेंटेंस दिए हुए होंगे और लिखा हुआ होगा फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो क्या है डायरेक्ट के? हमारी समझ में आ गया डायरेक्ट क्या होता है। जब श्रोता वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देता है, वह डायरेक्ट नरेशन होता है, जिसके दो भाग होते हैं। पहला इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग जिसे हम आरवी कहते हैं, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग जिसे हम आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसके बच्चों कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला, दो भाग होते हैं। पहला भाग इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग जैसे आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, नोट करते चलना साथ में ही, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरा इन्वर्टेड कोमा के, इन्वर्टेड कोमास के भीतर वाला भाग जिसे आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्टार्ट किया नरेशन क्या होता है? कथन, यानी मुंह से निकले हुए शब्दों को जोड़ करके जो एक वाक्य तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन का मतलब है जब श्रोता वक्ता के शब्दों को बिना कोई परिवर्तन किए ज्यों का त्यों कह देता है, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। तो देखो ये हो गया अपना आरवी, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं जो मुख्य परिवर्तन होते हैं जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो मुख्य परिवर्तन आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो दूसरा है अपना क्या है? पहला हो गया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन जब श्रोता श्रोता का मतलब आप समझ गए लिसनर,
जब लिसनर वक्ता यानी स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में बदलकर कहता है, अर्थात परिवर्तन करके कहता है, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, यानी परिवर्तन किया हुआ कथन, इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने डायरेक्ट का दिया है, उसी को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट नरेशन था ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक, तो क्या हुआ, ही टेल्स मी दैट, प्रोनाउन है ये आई, फर्स्ट पर्सन का है, इसको अपने शब्दों में बदल रहा है वो, ही इज रीडिंग ए बुक और फुल स्टॉप। अब देखो डायरेक्ट में क्या था, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कहता है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, और इनडायरेक्ट हो गया ही टेल्स मी, वह मुझे बताता है दैट की ही इज रीडिंग ए बुक, कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात यहाँ मैं पढ़ रहा हूं और उसने अपने शब्दों में उसको बदल करके क्या कह दिया कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। आ गया होगा समझ में। अर्थात जब श्रोता वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में बदल कर कहे तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। बच्चों आगे चलते हैं अपन, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ तो बच्चों मैं अभी बता रहा था आपको डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट बता रहा था। एग्जाम्पल लिखा था ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, ये था अपना आरबी, यहां से यहां तक क्या था आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये था अपना आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मैं अभी बता रहा था आपको कि ज्यादातर परिवर्तन आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में होते हैं। तो इनडायरेक्ट जब अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट, तो देखो कहाँ परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन यहां होता है, कौन सी जगह पे, इस जगह पे। इसमें कब होता है, जब पीछे क्या दिया हुआ हो टू, आगे लिख दूंगा। दूसरा परिवर्तन यहां होता है, ये होता है अपना इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, कनेक्ट, यहां कनेक्टिव लगाते हैं। दो परिवर्तन हो गए बच्चों इन्वर्टेड कोमा तक। पहला होता है सेज को, से को, बिल से को या सैड को बदला जाता है, लेकिन कंडीशन लगी हुई रहनी चाहिए उसमें, यदि इसके बाद टू दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो। अगर टू नहीं है तो सेज को सेज लिख देते हैं, से को से और सैड को सैड ही रहने देते हैं। यदि इसके पीछे टू दिया हुआ है तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से कैसे बदलना है, तभी बदला जाता है। अच्छा, एक परिवर्तन यहाँ होता है जब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए करेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो अपना आरएस वाला पार्ट है इसमें तीन परिवर्तन होते हैं। पहला नंबर एक प्रोनाउन संबंधी, प्रोनाउन संबंधी पहला परिवर्तन होता है बच्चों, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा टेंस या वर्ब संबंधी, टेंस या वर्ब संबंधी।
और तीसरा होता है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी संबंधी। टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय एवं दूरी संबंधी, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। पहले अपन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन समझेंगे, उसके बाद टेंस या वर्ब संबंधी, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। के तीनों को मैं आपके सामने विद एग्जाम्पल चार्ट बनाऊंगा कि चार्ट के हिसाब से आपको चार्ट को याद रखना है, याद करना है, ताकि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करें तो आपको किसी भी प्रकार की वाक्य में कोई त्रुटि ना हो। ये आ गया समझ में। तो अब अपन चलते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल्स हमें याद रखने हैं। तो सर्वप्रथम पहला, से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में। से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को किस में बदला जाता है, टोल्ड में। कब, जब इनके पीछे टू लगा करके ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। कौन सी कंडीशन है, शर्त लगा दी है इसमें। से को टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं, और सैड को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन कब बदलते हैं, जब पीछे टू दिया हुआ हो। अर्थात जैसे ये था सेज, और सेज के बाद क्या था, टू, और टू के बाद था ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। टू आएगा, टू किसको जोड़ने के लिए आता है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब टू नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। भाई टू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, केवल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो टू नहीं आएगा, और टू नहीं आएगा तो हम इनको नहीं बदलेंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय यदि टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है ये, तो हम इनको सीधा ही से आया है तो से लिख देंगे, सेज आया है तो सेज लिख देंगे, और सैड आया है तो सैड लिख देंगे। कब बदलते हैं, जब इनके पीछे टू आया हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो ही हमें इनको बदलना है, अन्यथा हमें नहीं बदलना है। पहला नियम हो गया। दूसरा, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। कनेक्टिव, दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं बच्चों, दैट का, सिंपल सेंटेंस में। अर्थात इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। कब लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर दैट लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, दो परिवर्तन हो गए। तीसरा आता है अपना, तीसरा कौन से वाक्य में पहुंच गए, आरएस वाले, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पहुंच गए। और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको बता दिया तीन परिवर्तन होते हैं। पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। ये आपकी समझ में आ गया। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। देखो पहला है, आरएस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। कब, जब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं। होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, पहला है प्रोनाउन संबंधी। क्या है बच्चों, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कब होता है, इसके लिए तो मैंने ये लिख दिया, और इसमें एक आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। सन बटा 123,
ठीक है बच्चों, ये अपना आर एस और ये अपना आर बी, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और आर बी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, देखो आर एस के प्रोनाउन को ऊपर वाले यानी आर बी के हिसाब से बदलते हैं। कैसे? यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई बी, आई और डी। ठीक है, आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पहली बात क्लियर। जैसे इसमें देखो आर एस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है आई, आई आया है, इसको आर बी के सब्जेक्ट में क्या है ही, तो मैंने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया था तो क्या किया था, क्या बनाया था, ही टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग ए बुक। आई की जगह पे क्या किया था, ही किया था। अगर ही की जगह पे किसी का नाम होता यहाँ, तो मैं यहाँ क्या लिखता, मान लीजिए यहाँ होता राम सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक, तो मैं इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता तो क्या लिखता, राम टेल्स मी दैट राम इज रीडिंग ए बुक। राम लिख सकता था, ही लिख सकता था, क्योंकि नाम के लिए भी ही का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में। आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आर बी के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। दूसरा, आर एस के सेकंड पर्सन, इसका मतलब हो गया सेकंड पर्सन, इसका मतलब क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन। आर बी के ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है सब्जेक्ट, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, और तीन नंबर का मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो पहली बात समझ में आ गई क्या, आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आर बी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अभी चार्ट बता रहा हूं तुम्हारे लिए, चार्ट लिखाऊंगा। आर एस नो, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस चार्ट के हिसाब से ही मैं नीचे लिख रहा हूं, तो आपको नोट करना है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या है बच्चों, आर एस का फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से बदला जाता है, आर बी के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में तीन हो गए। पहला क्या है, आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किस हिसाब से, आर बी के फर्स्ट पर्सन, आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आगे समझ में। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, जैसे ये तो है ही, सी सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम राइटिंग ए स्टोरी बुक। तो देखो बच्चों, ये अपना हिस्सा कौन सा है, आर बी का, ठीक है, ये अपना हिस्सा कौन सा है, आर एस का। आगे समझ में क्लियर। मैंने क्या बताया, प्रोनाउन संबंधी, जब अपन इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या आएगा, सी, पहला परिवर्तन सेज को बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, पीछे क्या दिया हुआ है, टू से ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, तो क्या आएगा यहाँ, अभी बताया था टेल्स, सी टेल्स मी। दूसरा परिवर्तन, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस है, क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ तक हो गया।
अब अपना दूसरा वाक्य आ गया आर एस का। मुख्य परिवर्तन मैंने बताए थे आर एस में ही होते हैं। पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा वर्ब या टेंस संबंधी, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन अपनी बात पे आते हैं कि अपना पहला चल रहा है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और उसमें भी फर्स्ट पर्सन के आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आर वी के किसके अनुसार बदला जाता है बताओ? कर्ता के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ क्या है? आई है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को आर वी के कर्ता, कर्ता क्या है? सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सी। ठीक है बच्चों, आई के साथ एम आया था, लेकिन सी के साथ क्या आएगा? ए जाएगा। वर्ब परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको दूसरा जो अपना परिवर्तन है टेंस या वर्ब संबंधी वो बताऊंगा। वो कब बदलता है? जब आर बी में पास्ट टेंस आया हो, अर्थात यहाँ सेड दिया हुआ हो तो ही वर्ब या टेंस में बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलते। तो यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शी इज राइटिंग ए स्टोरी बुक। ये अपना इनडायरेक्ट बन गया। अच्छा, दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है? दूसरा है आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे आर एस। आर एस का मतलब तो आपकी समझ में आई गया होगा, रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आरवी, आरवी का मतलब जान गए? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। देखो जैसे एग्जाम्पल लिखाता हूं, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा यू आर ए ग्रेडी मैन। तो देखो ही इनडायरेक्ट बना रहे हैं, सेज को किस में बदलेंगे? टेल्स। ही टेल्स मी दैट यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे? आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ठीक है, अब मी है तो हम यहाँ मी नहीं लिखेंगे, वो तो सब्जेक्ट था। इसमें तो देखो सी तो सब्जेक्ट था, और बाकी को जब अपन जोड़ रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन लिख किस जगह पे रहे? सब्जेक्ट वाली जगह पे। तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। तो ही टेल्स मी दैट आई। अब यू के साथ आर आया था, आई के साथ क्या आएगा बताओ? एम। आई एम ए ग्रेडी मैन। क्लियर? दो परिवर्तन हो गए। पहला फर्स्ट पर्सन को आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा आर एस के सेकंड पर्सन को आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आते हैं अपने तीसरे परिवर्तन पर, और तीसरा परिवर्तन क्या कहता है बच्चों? तीसरा, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं। ये यहां से हटा रहा हूं, देखो और नोट कर लिया हो तो इसको भी हटा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। या दोबारा से बैक करके भी देख सकते हो। देखो अब अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का कौन सा है? तीसरा नियम। आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन को
आर बी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में एन था ना, चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं। आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जैसा आया था वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, नहीं होता। जैसे देखो, यू से टू मी इनवर्टेड कॉमा ही इज ए पुअर मैन, ही इज ए पुअर मैन। तो यहां देखो, यू टेल मी, यू टेल मी इनवर्टेड कॉमा की जब क्या लगा दिया, दैट, यू टेल मी दैट। ही कौन सा पर्सन है बच्चों, थर्ड पर्सन है, और नियम क्या कह रहा है अपना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नहीं होता तो ऐसा कैसा लिख देंगे, ही इज ए पुअर मैन। अब प्रोनाउन, पहला जो अपना नियम था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, वो आपकी समझ में शायद आ गया होगा। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में क्या करना है, इस चार्ट को याद में रखना है। आर एस के फर्स्ट पर्सन को कर्ता के अनुसार, किसके कर्ता, आर बी के, ठीक है। आर एस के सेकंड पर्सन को आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आर एस के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा आया है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है। अब मैं आपके सामने प्रोनाउन चार्ट और बना देता हूं, जिससे आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप प्रोनाउन चार्ट और बनाइए। प्रोनाउन चार्ट देखो, इसमें पर्सन, सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव या पजेसिव कह सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बच्चों। पहला फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में आते हैं आई और बी, ठीक है। रिलेटिव में आई का माई और बी का आवर। ऑब्जेक्टिव में आई का होता है मी और बी का होता है अस। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया जो हमें काम में आने हैं। सेकंड पर्सन देखो, सेकंड पर्सन में आता है यू सब्जेक्ट में, रिलेटिव में आता है योर और ऑब्जेक्ट में आता है यू। ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन, इसमें आता है ही, इसमें आता है हिज और ऑब्जेक्ट में आता है हिम, ठीक है बच्चों। सी, इसमें आता है हर और इसमें भी आता है हर। इट, इट्स और इट। दे, इसमें आता है दियर और यहाँ आता है देम। और एक होता है नेम, नेम्स और नेम, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया प्रोनाउन चार्ट। आप इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको किस हिसाब से बदलना है, फर्स्ट पर्सन आई आया है तो उसको सेकंड में बदलना है या सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, क्या करना है, ये आपको प्रोनाउन चार्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका पहला नियम क्लियर हो गया। पहला नियम था आरएस के सेंटेंस में परिवर्तन 3 बताए थे मैंने। कौन कौन से? पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा
टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा था बच्चों कौन सा, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी। तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। पहला नियम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सीधी सी बात है, आपको क्या याद रखना है, सन बटा 123, SON बटे 1 2 3, सन बटे 123 का मतलब मैंने एक एक खोल के आपको बता दिया। एस और फर्स्ट पहले का और कर्ता का संबंध है, नीचे वाला RS और ऊपर वाला RB, अर्थात RS के फर्स्ट पर्सन को RB के कर्ता के अनुसार, RS के सेकंड पर्सन को RB के कर्म के अनुसार, और RS में यदि कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अपना दूसरा नियम आएगा, आपको उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे।